नमस्कार, मैं हूं हदर चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सहयोग टीवी। सहयोग टीवी के माध्यम से आपको और उन तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि एक नई शुरुआत सहयोग टीवी पे, जिसका नाम जनता की अदालत। जी, जनता की अदालत में आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री राधा बिहारी ओझा जी, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं बिहार गवर्नमेंट में, और अब वो रिटायर होने के बाद अपना एक समाज, एक ऐसी संस्था जो गरीबों के उत्थान के लिए, सबके कल्याण के लिए काम कर रही है। इसलिए मेरा मन किया कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं लाया जाए अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको भी उनके बारे में पता चले और आप भी उनसे इंस्पायर्ड हो और अपने देश के गरीबों के लिए, अपने हमारे देश में जो भी गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है या बेघर है, उनके लिए कुछ समाज सेवा किया जाए, कुछ कल्याण का कार्य किया जाए। इंसान है, इंसान के बस में यही होता है कि जब भी वो करे कोई अच्छा काम करे। तो आज मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से राधा बिहारी ओझा जी का। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है सर आपका सहयोग टीवी के मंच पे। और जनता की अदालत है ये, जहाँ की आप आज हाजिर हैं, और मैं कुछ सवाल करूँगा सर, ताकि, और ये सवाल मेरे नहीं होंगे सर, ये सवाल हमारे समाज के लोगों के मन में जो चल रहा होगा, शायद कुछ मिलता जुलता उन सवालों से हो सकता है लिया हुआ हो। तो मैं चाहूँगा सर कुछ अपने बारे में बताइए, दो शब्द, ताकि लोग भी आपके बारे में चीज़ को सुन सकें, प्लीज़। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल सहयोग टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक कि यू। इस माध्यम से मुझे आम लोगों के बीच जाने का मौका मिला और अपनी बात कहने का भी मौका मिला, ताकि जो मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, जो बातें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनका प्रचार प्रसार हो सके और आम जनता को जानकारी हो सके, आम लोगों को जानकारी हो सके, साधारण जनता को और सभी को। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको करूँगा। जी जी। और मैं चाहूँगा कि आप जो जानना चाहते हैं जी जी, तो हमसे आप करेंगे। जो हमारा पहला सवाल है सर, वो ये है कि आप बिहार गवर्नमेंट में, जहाँ तक मुझे पता चला है रिसर्च से, कि स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और आप रिटायर होने के बाद एक ऐसी संस्था जिसका नाम आपने प्रज्ञ सनातन समाज रखा है, जो प्रज्ञ सनातन समाज के लिए, शायद जैसा नाम से पता चलता है, इस समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं। तो सर मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को पता चले कि ये समाज आखिरकार खोलने के बारे में, शुरू करने के बारे में, इसके निर्माण के पीछे आपकी मंशा क्या थी सर, प्लीज। तो मैं बताऊँ आपको जी जी कि मैं 2011 में 31 जुलाई को रिटायर किया, सेवानिवृत्त हुआ बिहार सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी के पद से उद्योग विभाग में। अच्छा, मेरी पदस्थापना थी जी जी, उद्योग विभाग में विशेष सचिव के पद पर। उसके पहले मैं 15 नवंबर 1976 को बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। वो 1976 में 15 नवंबर को मैंने योगदान दिया था। जी जी जी। हाँ, मैंने सुना उसके बाद डिप्टी कलेक्टर। जी, वही मैं पूछने जा रहा था आपसे। इसके पहले मेरा बैकग्राउंड ये रहा कि मैं यहाँ से सात हाई स्कूल जो है हमारे भोजपुर जिला में, मेरे घर बने मेरा भोजपुर जिला के अंतर्गत। अच्छा, भोजपुर से प्रखंड में एक सिमरिया गाँव, वहाँ मेरा जन्म स्थान वही है। और शाहपुर हाई स्कूल जो हमारा प्रखंड मुख्यालय में है, हरिनारायण हाई स्कूल HNH, हरिनारायण हायर एजुकेशन स्कूल शाहपुर, वहाँ से आपने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद में चला गया आसाम, तिनसुकिया। अच्छा, असम में तिनसुकिया, बिहार से आसाम चले गए। तिनसुकिया एक शहर है जहाँ पर तिनसुकिया बहुत फेमस जगह घर द्वार है। हाँ, नरदान आसाम का एक बहुत टाउन है, बहुत फेमस। और वहाँ मेरा घर है, हम लोग का पारिवारिक घर है। अच्छा, और कारोबार वगैरह हम पहले से हमारे ग्रैंडफादर गए थे, ग्रैंडफादर ही वहाँ गए थे, ग्रेट ग्रैंडफादर रहते थे। अच्छा, वहाँ इसलिए कॉलेज की पढ़ाई वहीं से करने के लालच में। तो आसामी वगैरह जाते हो तो समझ तो पूरा लेते हैं। अच्छा, बोलने में उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंट नहीं है। अच्छा, लेकिन असमिया पूरा समझ लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो असम में मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से तिनसुकिया कॉलेज। तो असम के लोग आज बहुत खुश होंगे कि एक बिहारी जो है आसामी भाषा समझ सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है। बहुत खुशी की बात है ना। तो इससे ये पता चलता है कि कभी भी भाषा के तौर पे किसी को बांटना नहीं चाहिए। ये हमारे
राधा बिहारी ओझा जी के माध्यम से आज खुलासा हुआ। थैंक यू जी। वास्तव में आपको बताऊं जानकारी के लिए कि तिनसुकिया शहर से जी। 10 वर्ष 2 बार 5-5 वर्ष का टर्म के लिए 2 टर्म के लिए जी। मेरे ही परिवार से विधायक रह चुके हैं शंभू ओझा जी। ओह वो हमारे यहाँ गांव के पड़ोसी हैं, हमारे चचा जो थे, अच्छा। तो नहीं रहे इन जी दिनों वो। और वहाँ वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे 5 वर्ष अच्छा। सैकिया जी के साथ, वाह हमारे ही परिवार के थे वो। बताइए। और इसलिए हम लोग वहाँ तिनसुकिया में बढ़िया से सेटल हैं। जी और तो वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं चला पटना यूनिवर्सिटी में मैंने MSc किया। अच्छा। MSc पटना जी यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी से आप। और 73 में ही मैंने अपने गांव में जी जब मैं एडमिशन लिया MSc में, उसी साल मैंने अपने गांव में ग्राम विकास समिति सिमरिया ओझा पट्टी करके अपने गांव में गांव के विकास के लिए एक संगठन का गठन ओ ये मतलब ये जो हाँ, है शुरू से है आपके मन में। 73 से जी जी नौकरी अचानक कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि अचानक भी। मैं आपको बताऊं ठीक। कहानी जी। मेरा जीवन वृत्त फेसबुक पर इसीलिए सर मैंने पूछा आपसे कि हमारे दर्शकों को पता चले। 1 जून 2020 की तिथि में फेसबुक पर मैंने अपनी संक्षिप्त जीवन को डाल दिया है। फेसबुक पे आपका पूरा है। चलिए दर्शक हमारे देखेंगे सर के बारे में पूरा फेसबुक पे आप पढ़ सकते हैं। तो 73 में मैंने ग्राम विकास समिति सिमरिया ओझा पट्टी का गठन किया था। उसका बैंक में अकाउंट खुला था। हमारे गांव के लोग उसमें कोषाध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे रमाकांत ओझा जी, जो वहाँ हाई स्कूल के उसमें शिक्षक थे। मैं तो स्टूडेंट था, वो हाई स्कूल के शिक्षक थे। मेरी उम्र में वो बड़े थे, लेकिन उसके सेक्रेटरी बने। गौरी शंकर ओझा वो कोषाध्यक्ष बने उस कमेटी के, और वो भी हाई स्कूल में शिक्षक थे। उस समय उम्र में मुझसे बड़े थे, नाते में गांव के नाते में वो छोटे जरूर थे लेकिन उम्र में बड़े थे। और रविंद्रनाथ ओझा और रघुराज ओझा जी उस संगठन के उपाध्यक्ष थे, और मुझको वहाँ वालों में अध्यक्ष बनाया था। तो प्रज्ञ सनातन समाज के बारे में। प्रज्ञ सनातन समाज पर मैं आता हूँ। जी जी। और उसके बाद लंबी बात है 1974 के जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में भी थोड़ा बहुत मैंने भाग लिया। अच्छा। लेकिन सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से, सौभाग्य से ही कहेंगे, दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, सौभाग्य कहेंगे कि प्रथम प्रयास में ही मैं MSc का स्टूडेंट था। उसी समय परीक्षा दिया और लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हो। वाह, पहली बार में पहली बार बताइए। इसलिए मैं नौकरी में आ गया और 76 में मैं MSc भी कर गया और 76 में ही नौकरी। इस मामले में मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूं। नौकरी के लिए हमको अच्छे कर्म से तो भाग्यशाली है। कोई दूसरा फॉर्म भर नहीं, कर्म अच्छा है तो भाग्य तो अच्छा है। फॉर्म भरा, एक ही बार नौकरी हो गई। इससे अधिक मैं नहीं कहूँगा। वही मूल बात यही है कि एक ही प्रयास में मेरी। तो उसके बाद अब आता हूँ मैं मूल प्रश्न पर जो आपने पूछा है। जी, प्रज्ञ सनातन समाज की नींव आपने डाली है। सेवा की कहानी कहना आवश्यक है इसमें। 31 जुलाई 2011 को मैं सेवानिवृत्त हुआ और उसके पहले से कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ा हुआ था, लेकिन मनोनुकूल काम नहीं हो पा रहा था इसको। तो इसलिए हमने अपने लोगों से सलाह किया और अपने लोगों की सहमति से समाज में जो अपने लोग हैं थे, जो आपके उससे वरीय भी थे हैं, सब लोगों से सलाह मशवरा करके लोगों ने सजेस्ट किया, सलाह दिया कि एक संगठन पंजीकृत कराया जाए। और तब हमने प्रयास किया और लग करके हमने 2011 सेवानिवृत्ति के बाद इसमें लगा मैं, और 2012 में प्रज्ञ सनातन समाज का रजिस्ट्रेशन हुआ। और विधिवत रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद हम लोग इसके माध्यम से प्रयास में हैं कि समाज के जो सभी प्रज्ञ लोग, जो बौद्धिक लोग, प्रज्ञ का अर्थ होता है बौद्धिक बुद्धिजीवी, तो सभी समझदार लोग, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के, उससे धर्म और जात से कोई लेना नहीं। बहुत बहुत खुशी के बात है सर, इसके लिए मैं एक ताली बजाना चाहूंगा। धर्म जात से बिल्कुल उठकर आपने सोचा है, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। उसमें कोई ऐसा प्रावधान, उसमें कोई वर्जन नहीं है, वर्जित नहीं है, कोई आ सकता है, बहुत समझदार हो। और इसी क्रम में, कालक्रम में संगठन का काम चल रहा है, चल रहा है, अभी चल रहा है। इसी क्रम में कुछ लोगों ने यह सजेस्ट किया कि और व्यापकता इसको देने की, ये तो पूरा सांस्कृतिक और बौद्धिक समाज हो जाता है, संगठन हो जाता है। इसमें कुछ अलग से, जैसे समाज में जिसमें कि राजनीतिक गतिविधि की बू आती हो या ऐसा कुछ होता हो, तो उस तरह की गतिविधि हम लोग प्रज्ञ सनातन समाज के माध्यम से करने में असुविधा महसूस करते हैं, या उतना राजनीतिक संगठन नहीं, हम इसको राजनीतिक संगठन नहीं कहेंगे, लेकिन समाज में और इस संगठन को व्यापकता देने के उद्देश्य से हम लोगों ने सामाजिक सचेतना जागरण मिशन एक इसकी इकाई के रूप में स्थापित किया। अच्छा,
क्या क्या नाम बताया सर? सामाजिक सचेतना जागरण मिशन। सामाजिक सामाजिक सचेतना जागरण मिशन। जागरण। समाज में आप देख रहे होंगे सचेतना का बिल्कुल अभाव हो गया है, नहीं, कमी हो गई है। मैं नहीं कहूँगा कि अभाव हो गया, कमी हो गया, ऐसा भी जी। निगेटिव मैं कहना अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि जी। समाज चल रहा हर तरह के है, लोग बढ़ रहा है, हैं। जी। प्रेरित कर रहा है, तो सचेतना का अभाव है। थोड़ी हम लोग को खलती है, बहुत लोगों को खलती जी। है बात जरूर, कि स्वभाव महसूस कर लेते हैं, जी। लेकिन सचेतना अभी भी है, लेकिन जितना चाहिए वो हमें उतना नहीं है। तो इसलिए उसको सचेतना के विकास के लिए, उसके लिए हम लोगों ने सामाजिक सचेतना जागरण मिशन का गठन किया, और उसके माध्यम से हम लोगों ने साफ सुथरी राजनीति भी कैसे हो, जैसे राजनीति डायरेक्ट हम लोग राजनीतिक संगठन नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीति में सीधे हमारा संगठन भाग भी नहीं लेगा भी, होना भी नहीं चाहिए। संगठन सामाजिक संगठन नहीं, इसको राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमारे भी संगठन में जो सामाजिक सचेतना जागरण मिशन में जो लोग हैं, या इवन प्रगति सनातन समाज में भी जो लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर वे व्यक्तिगत हैसियत से कहीं जुड़ना चाहते हैं या भाग लेना चाहते हैं, तो उसमें हमें रोक नहीं मिलती, क्योंकि राजनीति स्वतंत्र रूप से कोई चाहे अगर तो, लेकिन हमारे संगठन के पास जो राशि आएगी या फंड आएगा, हमारा संगठन अपने फोरम के तरफ से उस राजनीतिक दल का या उस, और जैसा कि सर मैं सुना हूँ कि नहीं करेगा, या कोई भाग भी नहीं लेगा राजनीति में, हमारा संगठन भाग लेगा। मैं टोकना चाहूँगा सर आपको, जैसा कि मैंने सुना है कि इस समाज का जो भी खर्चा वगैरह है वो आप अपने पर्सनली मतलब अपने जेब से करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जो मैंने सुना है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैं संगठन का कई सवाल मेरे भी दिल में थे सर, जो मैं आज मैं आपसे पूछने वाला था। बिल्कुल नहीं था, चूंकि संगठन के स्थापना में मेरा मुख्य रोल है निश्चित रूप से, और शुरुआत आपने की है सर, बड़े नागरिक हूँ, संस्थापक आप हैं, तो आपको जिम्मेदार पद से रिटायर्ड आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ, तो थोड़ा बहुत हमारा इसमें से जरूर रहता है इस मामले में, लेकिन समाज में हमारे जो संगठन के सदस्य हैं, इन लोगों के सहयोग से चलता है, और सबका सहयोग हमको प्राप्त होता है। इसलिए यह मैं नहीं कहूँगा कि ये मेरे लिए, और कोई भी सामाजिक संगठन एक आदमी की जेब से, एक व्यक्ति की जेब से चलना भी नहीं चाहिए, तब वो सामाजिक संगठन रहेगा। मेरा सवाल था सर, वो मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया, फ्रैंकली मैंने पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए, सभी का सहयोग मिलता है, आर्थिक सहयोग मिलता है, मानसिक सहयोग मिलता है, सामाजिक सहयोग मिलता है, शारीरिक सहयोग मिलता है, और सब उनके ही सहयोग से संगठन चल रहा है। चलिए, सहयोग टीवी पे आज आए हैं तो सहयोग का नाम, इसका खर्चा मैं रोशन हो आप लोगों का। और नेक्स्ट जो प्रश्न है सर, वो इस समाज का मुख्य कार्य क्या है और किन लोगों के लिए कार्य आप करते हैं, ये इस पे आपको। ये समाज जो है वास्तव में, ये जैसा कि मैंने पहले कहा, जानते भी हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी जाति, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों। जैसे हम लोगों ने कई स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, अच्छा, उससे कई स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया संगठन की तरफ से, उसमें सभी होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, सबके कई डॉक्टर आए, और बड़ी सक्सेसफुली हम लोगों ने उसको किया। सनातन ज्ञान केंद्र हम लोगों ने स्थापित किया, और उसमें मैट्रिक 10th और मैट्रिक के बच्चों को, सभी जाति के बच्चों को जो आए हमारे पास, सबको हम लोगों ने शिक्षा दिया, मुफ्त की शिक्षा दिया। और ये भी मैंने जितना चलना चाहिए, जो स्वरूप इसका होना चाहिए वो नहीं है, ये मैं आपको नहीं आंकूंगा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, नहीं देखिए, लेकिन ये तो थोड़ा सा आपका बड़प्पन है सर, उसको न्यून मैं संतुष्ट नहीं हूँ उससे, लेकिन हम लोगों ने जो किया तो सभी के लिए किया, ऐसा नहीं है कि कोई एक जाति के लिए, एक वर्ग के लिए, ऐसा नहीं। तो सनातन ज्ञान केंद्र हम लोगों ने चलाया, स्वास्थ्य केंद्र चलाया, उसके बाद विभिन्न महापुरुषों की याद में हम लोग उनको याद करते हैं, उनकी शिक्षा को समाज तक पहुँचाते भी हैं, और बुकलेट वगैरह भी हम लोग प्रिंट करा करके समाज में करते हैं। अगला जो प्रश्न है सर मेरा, वो आज हर एक समाज अपने अपने ढंग से लोगों को जागृत और प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो क्या यह समाज पे ऐसा ही करने का संकल्प दोहराएगी? जागृत और प्रशिक्षित लोगों को करने का संकल्प जो दूसरे समाज वाले कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्या है प्रगति सनातन समाज का भी यही संकल्प रहेगा या कुछ और संकल्प रहेगा फ्यूचर में आने वाले समय? ऐसा कुछ नहीं है। प्रगति सनातन समाज, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जानते हैं, उनको पढ़े होंगे। जी बिल्कुल। और मैंने भी सभी स्वामी विवेकानंद जी का तो असर पूरी दुनिया पे है। जी, उनका असर होना भी चाहिए, जो सही आदमी है उन पे स्वामी विवेकानंद जी का असर होगा। मैं अपने ध्यान के प्रति संतुष्ट नहीं हूँ बिल्कुल आज भी, लेकिन मैंने भी थोड़ा पढ़ा है। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक कहना है, समाज की सबसे ऊंची जाति में मान्यता तो ब्राह्मण की है,
शुरू से है। जी जी विश्व में इस जाति का नाम है, जी जी चर्चा है कि विश्व वाले, भारत विदेश वाले भी ब्राह्मणों पर इनका अटैक इसलिए होता है, वो जानते हैं कि जब तक समाज भारत में जी ब्राह्मणों का वर्चस्व है या रहेगा, या बौद्धिक रूप से कम, और तब तक जो संस्कृति है, संरचना है, संस्कार है, अध्यात्म है, इन बातों पर जब तक कर्मकांड भी कई मामले में बहुत अच्छी बातें नहीं भी हैं उन कर्मकांड में, लेकिन फिर भी कर्मकांड भी का महत्व भी है। वो भी ब्राह्मणों के सारे कुछ रहेगा, और जब तक ये इन पर चीजों पर कब्जा रहेगा ब्राह्मणों का, आधिपत्य रहेगा, तब तक हम हिंदू संस्कृति को तोड़ नहीं सकते। जी जी। और यही है कि आज तक हजारों साल मुगल रहे, ब्रिटिश रहे, अंग्रेज रहे, लेकिन भारत अभी भी बंधा हुआ है, और उसमें बंधने में एक भाषा का हाथ है, संस्कृत। जी जी संस्कृत। आपको जानकारी होगी कि संस्कृत की महत्ता जितनी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में नहीं है, उससे अधिक दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में किसी मंदिरों में चले, किसी मंदिर में, किसी मठ में संस्कृत इतनी जीवंत है। और जितने हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं भारत भर में, उन आध्यात्मिक केंद्रों की परिक्रमा या भ्रमण पूरे देश के लोग करते हैं। साउथ के लोग नॉर्थ में खूब आते हैं, नॉर्थ के लोग साउथ में खूब जाते हैं, और इस तरह से एक सामाजिक संरचना, ये जो एकता जो हम लोग की है, राजनीति के चलते तो बिल्कुल है, राजनीति के चलते तो और एकता भंग हो रही है जी। राजनीति करने वाले तो समाज को, भारतीय समाज को तहस नहस करने वाले, ये इनसे बहुत नुकसान हो रहा है समाज को। लेकिन भारत आज भी एक है और आगे भी एक रहेगा, वो केवल अध्यात्म के चलते, और इसमें मुख्य रोल ब्राह्मणों का है, इसमें कोई दो मत नहीं। सभी ब्राह्मण हो या कोई भी जात हो, धर्म हो, मुख्य रोल है, लेकिन सभी का सहयोग, एक तरह से कह सकते हैं सबका सहयोग इंजन है। ऐसा नहीं है कि हिंदू संस्कृति को एक करने में केवल ब्राह्मण ही सब है, ऐसा नहीं, सभी का सहयोग है, सब लोग लगे अपने अपने धर्म, हर जात हर धर्म का। आप समाज के किसी जाति में चलिए, हिंदू समाज के देखिए, संस्कार से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने अध्यात्म से कितने लोग बंधे हुए हैं। अगर हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मण अपने कोई लोग कह रहे हैं, उनसे ज्यादा संस्कारित हमारे अन्य जातियां हमारी हैं। नहीं बहुत सारे, उनका सहयोग और उनके ही सहयोग से, और उनके ही उत्कंठा से, उनके ही उत्साह से ये चल रहा है। लेकिन भाषा की तरफ हमने कहा संस्कृत मुख्य है, और स्वाभाविक है कि जो जातीय संरचना है उसमें योगदान ब्राह्मणों का भी तो निश्चित है, लेकिन अन्य सभी लोग भी साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। अगला प्रश्न है सर, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई प्रावधान, सहयोग का, माफ कीजिएगा, सहयोग का प्रावधान है कुछ? उनके लिए क्या करने का कुछ हमारे पास? जी जी ऐसा है कि प्रावधान दिमाग में है, मतलब वो व्यवहार में अभी तक कुछ ऐसा कहने लायक नहीं हुआ है। वो कब तक आएगा? जो हमने किया है, उम्मीद करें कि दोबारा जो आपका दोबारा मैं अगर आऊँ आपके पास और इस चैनल पे अगर आपको देखिए लेने के लिए आऊँगा, इस तरफ हम लोग अग्रसर हैं। वास्तव में अभी हमारे समाज जो संगठन है वो इस स्थिति में नहीं आ पाया है। उसमें मैं अपनी असमर्थता कहूँगा, अपने को दोष दूंगा। इसका मुख्य संचालक तो मैं ही हूँ, सब लोग हैं, सभी को मिलकर करना चाहिए। लेकिन चूंकि इसका अध्यक्ष, चेयरमैन अध्यक्ष होने के नाते तो मुख्य तो जो आपने प्रश्न किया उस दिशा में काम करने की इच्छा दिमाग में है। हमारे कई कार्यकारिणी के सदस्य इसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं। कई बार कहते हैं हमारे उपाध्यक्ष शिव कुमार तिवारी जी, एक दूसरे उपाध्यक्ष हैं प्रसन्न ओझा जी, उस अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम दुबे जी, या मेरे महामसी, प्रार्थना करेंगे बहुत जल्दी वो जितने जो हैं सब उत्कंठित हैं, उत्कंठा इच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो पाया है जिसको मैं लेख जिसका मैं करूं। और आपके ऐसे सहयोग चैनल में आज कुछ अगला बार मतलब सुनने को मिलेगा, अगला बार मतलब सुनने को मिलेगा, कोशिश करें। अगला प्रश्न है सर, पूरे विश्व में कोरोना महामारी छाया हुआ है, इससे हमारे देश भी अछूता नहीं है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप देशवासियों को क्या हिदायत देंगे जिससे वे इस महामारी से अपनी सुरक्षा कर सकें? कोरोना तो देखिए मार्च से ये 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्फ्यू लगाया था दिन भर का। हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत ही मतलब 24 की शाम को लॉकडाउन घोषित उन्होंने किया। और उसके पहले से भी हम लोग जैसे एक बौद्धिक वर्ग से आते हैं, जरूर सीखे जाएंगे। तो इसलिए कोरोना के
अवसर पर कोरोना से बचाव के लिए मैंने जी। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम जी से भी कई बार अपना विचार व्यक्त किया है। जी, होना चाहिए। पूरा हर देश किस देख हर रहा है, पूरा देश का सिर्फ है हर और प्रधानमंत्री जी के ऊपर छोड़ दे कि नहीं ये तो काम प्रधानमंत्री जी का है, तो ये गलत है। आज स्थिति उनका देश है तो हमारे भी देश है, वो इतना कर रहे हैं हमारे लिए। हमने सुना है वो नरेंद्र मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के हैं, वो 18-18 घंटे सोते नहीं है, तो हम तो आराम से 10 घंटे 15 घंटे सोते हैं। तो हमें तो जितना वक्त मिले हमारे देश के लिए करना चाहिए, सोचना चाहिए, और कभी भी कोई भी ऐसा इंसान देश के अंदर ना निकले जो देश का माहौल खराब करे। अगर प्रधानमंत्री साहब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें हमें सहयोग देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, मॉरली सपोर्ट चाहिए उनको। कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं तुम ये हमको दोगे तो हम ये करेंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो देश के लिए जो भी कर रहे हैं। ऐसा है कि इस बिंदु पर मैं बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन यह बात तो निर्विवाद है, यह बात निर्विवाद है। भले राजनीतिक विपक्ष के लिए ऐसे माहौल में राजनीति नहीं होना चाहिए। यह निर्विवाद है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत आपको यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को भी कि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाला तब से एक दिन भी विधिवत उन्होंने अवकाश ग्रहण नहीं किया, अवकाश नहीं किया। बिल्कुल CLG आकस्मिक अवकाश हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको कई बार हम लोगों ने देखा था कि 2-4 दिन सीशोर पर या कहीं भी आराम करने के लिए एकांतवास के लिए चले जाते थे। लेकिन हालांकि उनसे इनसे मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ इसमें, लेकिन जब छुट्टी की बात आई तो मैंने इसकी चर्चा करना उचित समझा कि मेहनत ये बहुत कर रहे हैं, नियत में खोट कहीं नहीं है। नहीं, बहुत सारे सवाल उठाते हैं सर, राजनीतिक पार्टी वाले सवाल उठाते हैं और देश के स्वाभिमान के लिए साथ साथ राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा और उसमें बढ़ोतरी के साथ साथ सामाजिक संरचना में को भी विकसित करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए इस सच्चाई से हम लोग को इस सच्चाई को हम लोग को स्वीकार करना चाहिए और पूरे बौद्धिक वर्ग पूरे समाज को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार कर भी रहे हैं लोग, कुछ लोग परिस्थिति बस या मजबूरी बस चूंकि राजनीति करनी है वो कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे कि उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं, आम जनता समझ जाती है कि इनको बोलने नहीं आ रहा है, और बोलने नहीं आ रहा है विपक्ष सिरमौर आप हैं। अगर आपको बोलने नहीं आ रहा है समय पर क्या बोलना चाहिए, किस समय क्या कहना चाहिए, यह आपको इतनी समझ नहीं है, तो यह दुर्भाग्य है। भारत के सबसे बड़े और सबसे बड़े तो आज नहीं है, वो सबसे पुराने नहीं विपक्षी पार्टी जो है हमारी कांग्रेस पार्टी ही समझिए, उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। और उसको इस तरह से यहाँ पे हम किसी भी पार्टी के तरह से नहीं करते, किसी भी पार्टी के लिए कुछ भी हम यहाँ मैं किसी पार्टी को प्रवक्ता नहीं बोल रहा हूँ, बहुत। लेकिन और आप आए हमारे आप हमारे मैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से भी आपके समझ या साक्षात्कार नहीं, मैं उस रूप में तो सर आए नहीं हूँ। परंतु सनातन समाज आप उसके संस्थापक हैं और जैसा मुझे पता चला समाज कल्याण कर रहे हैं, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा सर। अपना कीमती वक्त आप निकालें और हमारे स्टूडियो में आए, सहयोग टीवी स्टूडियो में, और हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपको सर राधा स्वामी आश्रम की तरफ से। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।